हेलो फ्रेंड, मैं हूं शत्रुघ्न। आपको स्वागत करता हूं शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को बहुत बारीकी से इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, उन स्रोतों से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन क्वेश्चन को भी आज इस वीडियो में देखेंगे और पूरी तरह से बेसिक टाइप से आपको समझ में आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो जानकारियाँ मिलती है उसका 4 स्रोत यहाँ पर दिया गया है। धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी, तीसरा है विदेशियों के विवरण से मिलने वाली जानकारी और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो इन 4 प्रकार के जो जानकारियां हैं, 4 प्रकार से जो जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, उसे आज बारीकी से इस वीडियो में समझने का ही प्रयास करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको पूरी तरह से यह जो टॉपिक है या जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वह आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए, सबसे पहले धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। तो दोस्तों, धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो पहला है देखिए वेद, दूसरा पुराण, तीसरा उपनिषद, चौथा है वेदांग, उसके बाद है स्मृति, उसके बाद है धर्मशास्त्र। तो ये सभी जो है धर्म ग्रंथ हैं और इन्हीं ग्रंथों से जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले वेद के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं 4 प्रकार के वेद से भी क्वेश्चन आता है। तो समझेंगे वेद 4 है। सबसे पुराना और प्राचीन जो वेद है वह है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद है, उसके बाद सामवेद और सबसे बाद में जो ऐड किया गया वेद है वह है अथर्ववेद। यानी सबसे नया वेद कौन है? अथर्ववेद है। वेदों के संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। और अब चर्चा करते हैं ऋग्वेद के बारे में। दोस्तों, ऋग्वेद जो है ऋचाओं की संग्रह है। श्लोक को ऋचाएं कहा जाता है। तो ऋचाओं के संग्रह रूप को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं, यानी यह श्लोक है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 और ऋचाएं कितनी है? 10,462। तो इन्हें आप याद कर लीजिए। और देखिए, ऋग्वेद में बहुत सारे पॉइंट ऋग्वेद से आते हैं। जैसे ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना श्लोक है? 250 श्लोक। अग्नि के लिए कितना श्लोक है? तो 200 श्लोक है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मंडल को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे तीसरा मंडल में क्या वर्णित है? तो ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरा मंडल में। और अगला जो पॉइंट है मंडल के बारे में, वह 7वां मंडल से क्वेश्चन आ जाता है कि 7वां मंडल में क्या वर्णित है? तो 7वां मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराग युद्ध क्या है? तो पुरुषनी नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा गया था दशराग युद्ध के नाम से। दोस्तों, दशराग युद्ध में सुदास की विजय होती है और 10 जन की हार होती है, इसलिए यह युद्ध फेमस है। दशराग युद्ध रखा गया इसका नाम, चूँकि इसमें सुदास की विजय होती है, अकेला सुदास जीत जाता है। तो दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वां मंडल में है, इसे आप याद रखेंगे। और ऋग्वेद के जो है 9वां मंडल हमेशा पूछ दिया जाता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या वर्णित है? तो ऋग्वेद के 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ये भी आप याद रखेंगे। ऋग्वेद के 10वां मंडल में क्या वर्णित है, ये भी पूछता है। ऋग्वेद के 10वां मंडल में है पुरुष सूक्त। चतुष्वर्ण समाज का कल्पना इसमें किया गया है। चतुष्वर्ण, दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 4 वर्णों का जो उत्पत्ति हुई है भगवान ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से हुई है, तो इसे चतुष्वर्ण समाज रखा गया है।
तो 10वें मंडल में है चतुष्वर्ण समाज। तो ये याद रखेंगे। मैंने बताया तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और सातवां मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है, 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त यानी चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख है। तो मंडल से क्लियर हो गया है ना। और भी है, ऋग्वेद में कुछ कुछ पॉइंट्स आता है, तो आप देख लीजिएगा। मैं इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी को इसमें आज मैं करवा रहा हूँ। देखिए अब है यजुर्वेद। यजुर्वेद से क्वेश्चन आता है कि गद और पद में लिखी गई वेद कौन है, तो वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। चलिए सामवेद के बारे में है कि सामवेद यह गाई जाने वाली वेद है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद के बारे में देखिए, जब भी कोई यज्ञ होता है तो जब मंत्रों का उच्चारण हम गा करके करते हैं तो वह सामवेद से लिया गया मंत्र होता है, चूंकि उसे गा करके किया जाता है उच्चारण। देखिए अगला वेद है अथर्ववेद, यानी सबसे नया वेद, बाद का जो वेद है अथर्ववेद है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में जो सभा है और समिति है, ये दोनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां के नाम से संज्ञा दी गई है। देखिए अथर्ववेद में से जो क्वेश्चन आता है, अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया वेद है ये अथर्ववेद, और अथर्ववेद में रोग, विवाद, जादू, टोना, वशीकरण इत्यादि जो है शब्दों का जो है उसमें समावेशन है। तो आप याद रखिएगा अथर्ववेद के बारे में। चलिए वेदांग। देखिए वेदांगों का जो रचना है वह वेद को भली भांति समझने के लिए किया गया था। वेदांगों की रचना, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। अब देखिए पुराणों की संख्या, पुराण 18 है, और सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो पुराण है वह मत्स्य पुराण है। आप याद रखेंगे। पुराण के जगह पर कभी कभी महापुराण भी पूछ देता है, तो महापुराण या पुराण अगर आ जाए क्वेश्चन में तो उसकी संख्या 18 ही होती है। तो आप याद रखेंगे पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन प्रमाणिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मत्स्य पुराण। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो पॉइंट है, देखिए अधिकांश पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया है, यानी इस पुराणों की जो भाषा है कौन सा है? तो संस्कृत है, सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब है अगला उपनिषद। उपनिषदों की संख्या दोस्तों 108 होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। चलिए आगे जो पॉइंट है यहाँ स्मृति। तो स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो स्मृति है वह है मनुस्मृति। मनुस्मृति बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो मनुस्मृति, इसे याद रखेंगे। अब है धर्मशास्त्र। या धर्मशास्त्र में जातक को पढ़ेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। जातक, जातक क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्धों का एक ग्रंथ है जातक, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी इसमें वर्णित है। यानी बुद्ध बार बार जन्म लेते हैं, पूर्व जन्म की कहानी किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? जातक में। अगला जो यहाँ पे है वह है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र को याद रखेंगे, क्योंकि भगवती सूत्र में महावीर यानी जैन धर्म है ना, जैन धर्म, महावीर के जीवन और कृतियों के बारे में वर्णन है किसमें? भगवती सूत्र में। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर कल्पसूत्र। कल्पसूत्र को याद रखेंगे, भद्रबाहु द्वारा रचित जो पुस्तक है कल्पसूत्र, उसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के वर्णन किया गया है। जैन धर्म का जो इतिहास है वह कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये था धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी, है ना। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे जो पॉइंट है आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, और इनसे सारे जो जितना भी पॉइंट लिखा गया है ना एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको रट जाइए। ऐसे तो एक बार मेरा वीडियो देखने के बाद ये सारे याद हो जाएंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए। चलते हैं आगे, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ से भी विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए पहला जो है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है सब लोग जानते ही होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। अगर पहली बार देखना है तो इसे याद कर लीजिए, यदि जानते भी हैं फिर भी आप रिवीजन के तौर पर भी इसे जरूर देखें, ठीक है। तो अर्थशास्त्र देखिए लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य का 2 और नाम है क्या? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य किसके समय में थे बताइए?
जब मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप लोग सुने ही होंगे। नंद वंश को हरा करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और सहायता किसने किया था? सहायता चाणक्य ने किया था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री थे वह चाणक्य थे। तो देखिए, मौर्य काल में लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है उसका जो वर्णन है वह किस में मिलेगा? अर्थशास्त्र में, है ना। अब देखिए, अर्थशास्त्र के बारे में एक दो पॉइंट है यहाँ पे। अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में एवं 180 प्रकरणों में विभक्त है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभक्त है। अब देखिए, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि देखिए, ये तो समझने वाली बात है कि अर्थशास्त्र की रचना मौर्य काल में हुआ, चाणक्य के द्वारा किया गया, तो मौर्यकालीन इतिहास ही इससे प्राप्त होगा। अब देखिए, दूसरा जो ग्रंथ है ऐतिहासिक ग्रंथ में, जो दूसरा ग्रंथ है वह है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक है कलहन। याद रखेंगे, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कलहन। और राजतरंगिणी जो ग्रंथ है उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जो वर्णन मिलता है किस पुस्तक में? राजतरंगिणी में, लेखक कलहन। देखिए, सारे पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए, है ना। अगला जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है ये अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि नामक व्यक्ति ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा। इसमें भी मौर्य काल के पहले की घटना, ध्यान रहे यहाँ पे, मौर्य काल की पहले की घटनाओं तथा राजनीतिक अवस्था की जानकारी इसमें मिलती है। मौर्य काल की पहले की घटना और उसमें राजनीतिक जो उथल पुथल थी उस समय मौर्य काल के पहले, उसकी घटना का जो वर्णन किस में है? अष्टाध्यायी पुस्तक में। चलिए, अगला जो ग्रंथ है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता जो पुस्तक है ना, यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। लेकिन इसमें जो है भारत पर होने वाले यवन राज आक्रमण जो किया था, शक, पल्लव, कुषाण, हिंदू, यूनानी, इन लोग जो यवन राज जो भारत में आक्रमण किया था, उस आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है गार्गी संहिता से। गार्गी संहिता का लेखक कौन है? कात्यायन, है ना। कात्यायन नामक व्यक्ति ने गार्गी संहिता लिखा, जिसमें क्या वर्णित है? यवन राजाओं का भारत पर आक्रमण का जानकारी मिलती है। देखिए, पांचवा जो है महाभाष्य सूत्र। महाभाष्य सूत्र के लेखक पतंजलि थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित थे और पतंजलि ने महाभाष्य सूत्र लिखा। और महाभाष्य सूत्र में किसका वर्णन मिलता है? तो इसमें शुंगों के इतिहास के पता चलता है। जब यहाँ पर शुंग लोग आक्रमण किया था उसके इतिहास के बारे में पता चलता है महाभाष्य सूत्र में। महाभाष्य सूत्र का लेखक कौन है? पतंजलि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है विदेशियों का विवरण। अब देखिए, यहाँ पर भारत में जब राजा लोग शासन कर रहे थे तो उस समय विदेशी लोग जो है अपना राजदूत भेजा करता था और यहाँ आ करके भारत के बारे में जानकारियाँ जो है, कोई ग्रंथ लिखता था, कोई जाकर के आश्चर्यजनक कहानियाँ कहता था। तो ये है विदेशियों से मिलने वाली जानकारी के बारे में भी अभी पढ़ेंगे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। तो इसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो विदेशियों का विवरण में सबसे पहले हम यूनानी रोमन लेखक के बारे में जानेंगे कि यूनानी रोमन लेखक कौन थे। तो सबसे पहले संक्षिप्त में इसे जान लेते हैं। टेसियस, है ना। टेसियस यूनानी रोमन लेखक है। हेरोडोटस, है ना। निरियाकस, आनेसिक्रेटस और आस्टिबुलस। उसके बाद है मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोनिसियस, टोलमी, प्लिनी, ये सब प्लिनी तक ये सब है यूनानी रोमन लेखक। देखिए, यहाँ चीनी यात्री भी पढ़ना है। फाहियान, संयुगन, ह्वेनसांग और इत्सिंग। तो चार जो चीनी यात्रियों की संख्या 4 है और ये चारों चीनी यात्री के बारे में पढ़ेंगे। वह है फाहियान, संयुगन, ह्वेनसांग और इत्सिंग। तो चलिए सबके बारे में कुछ कुछ जो मेन पॉइंट है उसे देखते हैं। टेसियस क्या था? यह ईरान का राजवैद्य था। यह जो है भारत के बारे में आश्चर्यजनक कहानियां कहा करता था, है ना। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब है हेरोडोटस। हेरोडोटस तो इतिहास का पिता ही कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि यह 5वीं शताब्दी में सबसे पहले इतिहास को क्रमबद्ध सजाया और द हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। किसने? हेरोडोटस ने। तो इसे क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। देखिए, सिकंदर के साथ जो आने वाला 3 यात्री था, इतिहासकार था, वो बहुत बार क्वेश्चन में आता है, परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाता है। सिकंदर के साथ आने वाला कौन कौन था? निरियाकस, अनेसिक्रेटस और आस्टिबुलस। ये 3 को याद रखेंगे जो सिकंदर के साथ आया था। ये लेखक हैं। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में 3 को कौन कौन था ये पूछता है, निरियाकस, अनेसिक्रेटस और आस्टिबुलस। ठीक है, चलिए अगला है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब वहीं सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर के जाने के बाद सिकंदर के जो विजित प्रदेश है वह सेल्यूकस निकेटर के हाथ में आ जाता है। सेल्यूकस निकेटर जो है शासन करने लगता है और वह अपना राजदूत भेजता है मेगास्थनीज को। कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा। इंडिका, आप बताइए इंडिका में किस काल के बारे में वर्णन होगा? बताइए, चूंकि मौर्य काल में आया था ना, तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में वर्णन मिलेगा किसमें? इंडिका में। चलिए आगे चलते हैं। डायमेकस। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस। आगे चलते हैं। डायोनिसियस। डायोनिसियस अशोक के दरबार में आया था। चूंकि बिंदुसार के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? अशोक। अशोक के दरबार में आने वाला जो विदेशी था वह कौन था? डायोनिसियस। ये सब राजदूत है। अगला जो है टॉलमी। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। ये 2री शताब्दी में है ना, तो इसलिए यह फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछता है कि 2री शताब्दी में जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो टॉलमी ने। चलिए आगे है प्लिनी। प्लिनी भी एक जो है क्या है? लेखक है। तो प्लिनी 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा। नेचुरल हिस्ट्री। अब देखिए नेचुरल, तो नेचुरल में क्या आ जाएगा? जीव जंतु, पेड़ पौधे, है ना, पहाड़, नदियाँ, ये सारे चीज़ भारत का जो है, पहाड़, नदियाँ, जीव जंतु, सभी चीज़ का वर्णन नेचुरल हिस्ट्री में किसने किया है? प्लिनी ने। प्लिनी ने जो है 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, चीनी यात्री के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फाहियान बहुत ज़्यादा पूछता है। फाहियान ह्यूएनसांग से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, बस आपको याद हो जाएगा। ये याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है, बस आप पूरी तरह से वीडियो को देखिए। अब देखिए फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा। यह चंद्रगुप्त II के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कहाँ था पता है? गुप्त साम्राज्य में, गुप्त वंश में था चंद्रगुप्त द्वितीय। और यहाँ तो चंद्रगुप्त मौर्य, वो तो मौर्य काल का है, तो प्राचीन, उससे ज़्यादा पुराना है मौर्य काल, है ना। तो गुप्त काल का जो राजा था चंद्रगुप्त II, उसके दरबार में आया था फाहियान, और यह 14 वर्षों तक जो है भारत में रहा था। अब देखिए अगला है संयुगन। संयुगन के बारे में जानते हैं। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। बस इसके बारे में इतना ही है। अब देखिए हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से चला था और 630 ईस्वी में भारत पहुंचा था। भारत का जो राज था कपीसा, सबसे पहले हुएनसांग भारतीय राज कपीसा में 630 ईस्वी में पहुंचा और यह 15 वर्षों तक भारत में रहा। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बहुत बार पूछता है ना, हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो हुएनसांग। और हुएनसांग का एक जो उद्देश्य था वह था कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेना और बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके यहाँ से चीन ले जाना, ये था हुएनसांग का उद्देश्य। ठीक है, तो हुएनसांग ने लगभग 138 देशों में जो है भ्रमण किया हुएनसांग। और यह जो भ्रमण वृत्तांत है, उसका भ्रमण वृत्तांत का नाम है CUकी। यह एक पुस्तक ही होगा, CUकी। इसमें 138 देशों का जो है भ्रमण वृत्तांत वर्णित है CUकी में, है ना। तो CUकी किससे संबंधित है? हुएनसांग से। चलिए अगला जो पॉइंट है इत्सिंग भी चीनी लेखक है
और यात्री हैं, और यह जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया था। तो दोस्तों ये था विदेशियों का विवरण। अब विदेशियों का विवरण में आप क्या क्या पढ़ें? सबसे पहले टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीस, डायमेकस, डायोनिसियस, टॉलमी, प्लिनी, फायान, हुएनसोंग, संयुगन और एत्सिंग, है ना, विदेशी यात्रियों का विवरण। अब हम लोग पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरी तरह से जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत समझ में आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है ना, वह ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, आज जो साक्ष्य मिल रहा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, और उससे पता चल रहा है कि यहाँ पर पहले भी आदमी था और ये सिक्का चलाता था, और ये अभिलेख है, स्तंभ लेख है ना। कहीं कहीं बहुत पुराना कुआं मिला, उसमें हड्डी मिला है, बहुत सारे इमारत दबी हुई है अंदर। तो ये सारे चीज़ों मिलता है, साक्ष्य है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, समझ ही रहे होंगे। अभी देखिए सिंधु सभ्यता वाले जो साक्ष्य है ये भी इसमें आता है। जैसे बहुत पुराना स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला। तो ये सारे चीज़ तो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है ना वह अभिलेख है। क्या है? अभिलेख। अभिलेख मिला है। देखिए बोगाज कोई जिसे एशिया माइनर कहा जाता है, एशिया माइनर के नाम से, बोगाज कोई के नाम से एक जो अभिलेख है, इसमें सबसे पहले सबसे प्राचीन वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत का उल्लेख है। यह 1400 ईसा पूर्व की कहानी है। 1400 ईसा पूर्व में जो है एशिया माइनर करके एक अभिलेख है, उसमें वैदिक देवता मिलते हैं, उनका उल्लेख मिलता है, जिसमें कौन कौन देवता है? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत, याद रखेंगे। अब देखिए विभिन्न प्रकार के और भी अभिलेख हैं, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खरवेल से संबंधित है ना, कलिंग के राजा थे खरवेल, उनसे संबंधित हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया हाथी गुफा अभिलेख में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले भारत का जिक्र किस में किया गया है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। अब आगे देखिए जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, यह रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन। अब अगला है नासिक, गौतमी बलश्री से संबंधित है। एहोल अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशो बर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्तंभ गुप्त से संबंधित है। तो स्कंद गुप्त भी एक भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख लिखा था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अब है जो मुद्राएं से भी साक्ष्य मिलता है, तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में ही आएगा मुद्राएं। अब मुद्राएं के बारे में देखिए 206 ईस्वी से 300 ईस्वी तक का भारतीय इतिहास का जो ज्ञान मुख्यतः मुद्राओं पर ही आधारित था। 206 ईस्वी से 300 ईस्वी तक जो भारतीय इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वह मुद्राओं पर ही आधारित है, इसलिए मुद्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मुद्रा जो है, मुद्रा मुख्यतः सोना, चांदी, तांबा, सीसा तथा प्रोटीन के बने होते थे। ठीक है। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है। देखिए 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है सिक्का होने का प्रचलन मिला था प्राचीन भारतीय में, लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अस्थाई सिक्का होने का भी साक्ष्य मिलता है। तो सिक्का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। इसके बारे में जो सिक्के से जो जानकारी मिलती है उससे भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद सैंधव सभ्यता के जो साक्ष्य है वो भी इम्पोर्टेंट है। अशोक का जो अभिलेख है, स्तंभ लेख और गुहा लेख है, तीनों प्राचीनतम भारतीय इतिहास का स्रोत है ना। अशोक का मौस्की एवं गुर्जा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत जो आज इस वीडियो में अभी पढ़े काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इन सारे टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। कौन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है ये आप कमेंट में बताइए, कमेंट में लिखिए कि कौन सा नहीं आता है, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। कौन नहीं पूछता है बताइए? ये अर्थशास्त्र नहीं पूछता है, पूछता ही है, बताइए।
ये अष्टाध्यायी हमेशा आता रहता है, कहीं भी आप देख लीजिए एक नज़र से, सारे टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस चलते यदि एक बार में इस वीडियो को देखने के बाद ना याद हो तो इसे एक बार और देख लीजिए, क्या जाता है, कुछ नहीं, आपको तो पढ़ना है, याद करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, मैं यूट्यूब पर नया हूँ तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि भाई शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर एक शत्रुघ्न सर हैं जो कि पढ़ा रहे हैं और अच्छे पढ़ा रहे हैं। दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।